बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। हुकूमत कहती है ऑपोजिशन वाले डाकू हैं, ऑपोजिशन कहती है हुकूमत चोर है, और इस सारी तू मैं के दौरान अवाम महंगाई के दलदल में फंसते रहे हैं। आज ही की मिसाल ले लीजिए, जनाब वज़ीर आज़म ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए फिर वही पुरानी बातें दोहराई कि पीपल्स पार्टी ने माजी में जाली अकाउंट्स के जरिए अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की, जबकि बिलावल भुट्टो नैब से खौफजदा है, इसलिए रो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, NRO लेने के लिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी और ना ही कोई NRO मिलेगा। इस पर रद्द अमल देते हुए मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान अब NRO की झूठी रट लगाकर अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। इमरान खान कौम को बताएं कि वो अलीमा बाजी और जहांगीर तरीन को पहले ही NRO दे चुके हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने भी अपने कायद से मुतल्लिक जनाब इमरान खान के बयानात का जवाब दिया। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा जनाब सईद गनी ने कहा कि न्याजी साहब ने गरीबों का पैसा चोरी करके बनी गाला का महल बनाया। ये मुमकिन नहीं कि अलीमा खान ने अकेले चोरी की हो। अलीमा खान जुर्माना अदा करके जुर्म का इकरार कर चुकी है। कौन मानेगा कि अलीमा खान ने सलाई कढ़ाई से अरबों रुपए कमाए। अलीमा खान ने भाई से मिलकर शौकत खानम फंड्स चोरी किए और यह भी कहा कि नैब अलीमा खान के सामने अंधा, बहरा और गूंगा है। लगता है मुल्क में हुकूमत एक तरफ अपोजिशन के साथ स्कोर सेटल कर रही है और दूसरी तरफ अपोजिशन महज अपने आप पर लगे इल्जामात का जवाब देने के लिए इलेक्शन लड़कर ऐवान में आई है, क्योंकि अवाम की फिक्र ना तो हुकूमत को है और ना ही अपोजिशन को। आज स्टेट बैंक ने मईशत पर रिपोर्ट जारी की, जिसमें चंद रस्मी खुशाइंद इम्कानात के जिक्र के अलावा अवाम के लिए खुशखबरी ही खुशखबरी है। रिपोर्ट में लिखा है कि लागत और तलब का दबाव महंगाई में इजाफे का सबब रहा। मुआशी नमू का हदफ 0.5% कम रहेगा। GDP माली साल 2019 में 3.5% से 4% रहेगी। 2019 माली साल में महंगाई में एक इजाफे की औसत 6.5% से 7.5% रहेगी। रवा माली साल की पहली छमाही में जारी अखराजात में 17% इजाफा हुआ है। रवा माली साल की पहली छमाही में 2.4% महासिल कम रहे। ऐसी मुआशी सूरत हाल में भी एक तरफ मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात का मखसूस हल्का पंजाब में मियां नवाज शरीफ की रिहाई से मुतल्लिक मार्च कर रहा है और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी सिंध में अपनी हुकूमत होते हुए कराची से गड़ी खुदाबख्श तक ट्रेन मार्च करेगी, जिसका मकसद शायद खुद उन्हीं को मालूम हो। आने वाले चंद महीनों में महंगाई का तूफान और बिजली और गैस की कीमतों में कई गुना इजाफा क्या मियां नवाज शरीफ की रिहाई, जाली अकाउंट्स केस और हुकूमत के एहतसाब के नारों से रुक सकेगा? सवाल यही उठता है और हर कोई यही पूछता है कि अवामी मसाइल के हवाले से सियासी जमातें, उनके रहनुमा जो कि पार्लियामान के अंदर मौजूद है, चाहे वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में, सवाल कब उठाएंगे, बात कब करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मियां जावेद लतीफ़ साहब, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी के लिए MNA हैं, बहुत शुक्रिया मियां साहब आपका। अली नवाज अवान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, बहुत शुक्रिया अवान साहब आपका। और नाज बलोच साहिबा मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MNA है, बहुत शुक्रिया आपका नाज बलोच साहिबा। अली भाई आपसे ही पूछ लेते हैं, एक तो बात यह है कि एक बात जो कि प्राइम मिनिस्टर ने पहले भी कही है, अपनी इनफैक्ट इंट्रोडक्टरी स्पीच के अंदर भी उन्होंने कही थी, पार्लियामान के अंदर भी कही थी, टेम्परेचर हाई हो गए थे, वज़ीर आज़म को बार बार रिपीट क्यों करनी पड़ती है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग कर दी, मुझ पर दबाव डाल रहे हैं, NRO नहीं दूंगा, ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। एक दफ़ा बात कह दी, ख़त्म हो गई, अब तो उन्हें और इशूज़ की बात करनी चाहिए, जिनकी तरफ हमेशा से आप भी कहते रहे इशूज़ पर बात हो। जी बिल्कुल, हम तो बिल्कुल ये कहते हैं और बिल्कुल, पर हमें एक दफ़ा थोड़ा सा हिस्ट्री हमेशा याद करानी पड़ती है। जैसे अभी आपने शो में बताई कि जो महंगाई है वो 8.8% रही। आपने जिस तरह बताया कि GDP इस दफ़ा 3.5 से 4.4% तक रहेगी। जिस तरह आपने बाकी सारी चीज़ें बताई, तो आपको हिस्ट्री तो बतानी पड़ती है ना, कि पहले आप कंपैरेटिव करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी होती है कि पहले 6 महीने आप पीपल्स पार्टी के ले लें, पहले 6 महीने आप नून लीग के ले लें और पहले 6 महीने आप तहरीक इंसाफ के ले लें। हमारी 8.8% पे महंगाई है, जब नून लीग की थी उनकी 10.8% पे थी, जब पीपल्स पार्टी की थी तो 25% पे चली गई थी। ये तो आपने कंपैरेटिव स्टडी देनी है ना। हम गैस प्राइसेस की बात करते हैं तो हम हिस्ट्री बताते हैं कि पीपल्स पार्टी सिर्फ पाकिस्तान का एक इंस्टीट्यूशन ऐसा छोड़ के गई थी, वो डेट में नहीं था। नून लीग की हुकूमत ने वो गैस को भी नहीं छोड़ा और 157 अरब रुपए के लॉस में आपको डेफिसिट दे के गई। फिर आप कहते हैं कि आपके ट्रेड डिसबैलेंस है,
तो हम कहते हैं जी हमें जो मिला था 2.432% ट्रिलियन मिला था, हम इंशाल्लाह ताला जब पहला साल क्लोज करेंगे हम इसे कम करेंगे। वो कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट आपका, हमको कहते हैं हम कहते हैं जी हमें 19 बिलियन डॉलर मिला था, हम इंशाल्लाह ताला यहाँ से 12 से 13 अरब डॉलर पे इसको लॉक करेंगे। फिर वो बात करते हैं कि आपने कर्जा, हम कहेंगे 94 बिलियन डॉलर्स पे कर्जा खड़ा हुआ था, जिसमें से 84% कर्जा पिछली 2 प्रीवियस गवर्नमेंट्स में लिया है और हमें रोजाना 6 अरब रुपया डेट सर्विसिंग में देना पड़ रहा है। तो ये सारी वो चीजें जो हमें बतानी पड़ती हैं, अगर हम नहीं बताएंगे तो मुझे बताएं कि लोगों को कैसे अंदाजा होगा। और उसके बाद हम उसकी अच्छी तस्वीर दे रहे हैं कि जितने भी हैं, आज आप स्टेट बैंक के जो फिगर्स आए हैं, आपके जो 17.48 बिलियन डॉलर्स पे रिजर्व्स आ गए हैं, चाइना से आपको बेल आउट पैकेज मिला है, सारी आपकी फॉरेन डिप्लोमेसी काम कर रही है, आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री काम कर रही है, पूरी दुनिया में आपके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। तो हमें ये बताना पड़ता है और फिर हमें बताना पड़ता है कि ये जो केसेस हैं ये दोनों जमातों ने बनाए हैं। ठीक हो गया, लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि वज़ीर आज़म को बार बार ये बात रिपीट क्यों करनी पड़ती है? आपने इकोनॉमिक फिगर्स के हवाले से बात कर दी, फेयर ना, वो कंपैरिजन बनता भी है, अच्छी बात आपने दे दिया, इसको कन्फ्रंट करना चाहे तो करे, बट मेरा सवाल ये है, व्हाई डज प्राइम मिनिस्टर हैव टू रिपीट इट? मनी लॉन्ड्रिंग कर दी है, मुझ पे एनआरओ के लिए दबाव डाल रहे हैं, एक दफा उन्होंने कह दिया नहीं देना, बात जब सवाल होते हैं, जब सवाल बिल्कुल मुनीब भाई बड़ा पर्टिकुलर सवाल किया आपने। वो कहते हैं ये ट्रेन मार्च कर रहे हैं, उनसे पीपल्स पार्टी वालों से पूछा जाता है ये क्यों कर रहे हैं, तो वो एक दामड़ा साहब आए हुए थे टीवी पे, वो कहते हैं हम करप्शन के खिलाफ कर रहे हैं। किसी और से पूछा, वो कहता है महंगाई के खिलाफ कर रहे हैं। तो हमने उसको कह दिया कि अगर आप कर रहे हैं, लोगों के जो इश्यूज आए उस पर बात करते हैं। हम कहते हैं पिछले 6 महीने में पार्लियामेंट को उठा के देख लें कितने अवामी इश्यूज पे ठीक हो गया, अवामी इश्यूज पे बात ऑपोजिशन ने नहीं की, बात करना। तो हमने तो इसको सिर्फ ये कहा है कि करप्शन खपे मार्च है, तो ये चलता रहेगा। लेट पीपल्स पार्टी आंसर। आपके नजदीक कहां था मसले मसाइल? आपके नजदीक एक करप्शन खपे मार्च है। मैं जरा नाज बलोच साहबा आपके पास आ जाता हूं, लेकिन मसला ये है कि आपके पास भी आने से पहले मैं 2 बातें हैं जो कि मैं सुनवाना चाहूंगा, उनकी अहमियत है। वज़ीर इत्तलात आमतौर पे आजकल पसंद नहीं है किसी को, बहरहाल वो वफाकी वज़ीर इत्तलात है, उन्होंने रिसेंटली कुछ बयानात दिए, ज़रा क्या फरमा रहे हैं फवाद चौधरी साहब? मेरा मशवरा तो ये है कि बिलावल साहब को आजकल तो जो हिंदुस्तान का जो मामला है उसके ऊपर ट्रेन मार्च करना चाहिए। अब्बू बचाओ मुहिम तो मुझे लगता है कि अभी काफ़ी अर्सा चलने वाली है। नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जो हैं, उनका जो मामला है वो इतनी जल्दी हल होने वाले तो नहीं है, वो काफ़ी मौका मिलेगा इंशाल्लाह आपको। अब्बू बचाओ मूवमेंट चला रहे हैं, फिर आपको अब्बू निकालो मूवमेंट चलानी पड़ेगी, तो इसलिए एक ही वक्त में चला लें, वक्त बच जाएगा। नाज बलोच साहबा, ये अबू बचाओ मुहिम है और ये जरा ट्रेन मार्च का अली नवाज अवान साहब को क्लियर कर दें। वो कहते हैं क्लैरिटी नहीं है, कोई कहता है करप्शन, कोई कहता है महंगाई, जरा बता देना किस बारे में चला रहे हैं ये ट्रेन मार्च? जी, सबसे पहले तो मैं एक मुफ्त का मशवरा फवाद चौधरी साहब को देना चाहती हूँ कि वो अपनी वजारत सही से चला ले जो उनसे चल नहीं रही है। एक MD PTV का जो है वो तो उनकी बात सुनता नहीं है, ये निकले हमें बताने कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा। तो अपने ऊपर फोकस करें। परवेज मुशर्रफ के बारे में भी ऐसे ही गुन गाया करते थे, उसके बाद फिर ये एक वक्त था बिलावल भुट्टो के बारे में भी गुन गाते थे। तो ये अभी प्रोफेशनली इस वक्त PTI के साथ है, अगली जो हुकूमत होगी उस हुकूमत के भी हिस्सेदार होंगे और वहाँ पे फिर उनकी तारीफें करेंगे। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट हिम। दूसरी बड़ी बात यह है कि जनाब हम मार्च कर रहे हैं, हमारी जो ये ट्रेन मार्च है उस पर इतनी इसराबी कैफियत हुकूमत की, इतनी परेशानी, आप अपनी गवर्नेंस पे फोकस करें। आपने PSDP कट कर दिया, 145% आपने गैस के नरखों में इजाफा कर दिया, पेट्रोल के नरखों में आपने डबल टैक्सेशन किया है। आप SSGPL ने कहा, SSGL हम क्यों कर रहे हैं? वो इजाफा हुआ नहीं है, प्रपोज्ड है। अब स्टेट बैंक की रिपोर्ट आती है कि गुज़िश्ता 4 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई जो इस हुकूमत ने आते ही कर ली। आप इन चीज़ों पे तवज्जो करें। हम अगर मार्च कर रहे हैं तो आप परेशान ना हो, हुकूमत को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमें मार्च करना होगा लॉन्ग मार्च, आप 126 दिन धरना दे सकते हैं। बारे में अभी अली नवाज अवान साहब ने इतने फिगर्स गिनवा दिए, आप लोग वो तो कन्फ्रंट करते नहीं है ना। आप ट्रेन मार्च की बात कर रहे हैं, कन्फ्रंट करें उन्हें कि नहीं वो गलत कह रहे हैं, उन्होंने तो बता दिया, कंपैरिजन बता दिया। पहले तो मैं इनकी जो परेशानी है उसको ख़त्म करने के लिए ज़रा कुछ कह दूं और ये सुन भी लें उस बात को और ज़रा तसल्ली से इत्मीनान से सुन लें कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की बरसी है, हर साल मनाई जाती है, पूरे पाकिस्तान से वर्कर्स आते हैं, अपना एक एहतरामन जो है वहाँ पे मौजूद होते हैं, बरसी के दिन लाड़काना पहुँचते हैं।
तो इसी सिलसिले में चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जो है, जो कि उन्होंने खुद ज़ाती तौर पे चाहा और ये पार्टी का फैसला था, पार्टी की तमाम क़यादत चाहती थी कि बिलावल भुट्टो साहब जो है अपने वो वर्कर्स जो हर साल वहाँ पे पहुँचते हैं एक जज्बे के तहत, उन वर्कर्स के साथ कनेक्ट होते हुए, मुलाकात करते हुए, मिलते हुए, ठीक हो गया। मतलब ये हुकूमत के खिलाफ नहीं है, इतनी इससे अगर हुकूमत मतलब ये हुकूमत के खिलाफ नहीं है, करप्शन के खिलाफ नहीं है, महंगाई के खिलाफ नहीं है, ये भुट्टो साहब की बरसी से पहले एक प्रीलूड है, मतलब उसको वहां कल्मिनेट होगी। देखिए भुट्टो साहब की बरसी, भुट्टो साहब की, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की बरसी है। हर साल हमारे वर्कर्स वहां आते और अपने वर्कर्स से चेयरमैन साहब एड्रेस करेंगे तो बिल्कुल ये करप्शन की पर भी बात करेंगे, और जो नैब का सौतेला सलूक हमारे साथ हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। हुकूमत का नैब से कोई ताल्लुक नहीं, वो कहती है हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए मेरी बात सुने मुनीब, अगर आप ये रवैया रखते हैं कि सिंध के सीएम को इस्लामाबाद बुला के उनकी अगर नैब की इंक्वायरियां होंगी तो फिर मेरी पर्सनल डिमांड है कि केपी के सीएम को भी बुलाएं और सिंध में उनकी इंक्वायरी अगर वहां पर फैसला हो जाता है, कोई मुकदमा चला जाता है सिंध के अंदर, तो सिंध खैबर पख्तूनख्वा के सीएम हो, पंजाब के हो, किसी दूसरे सूबे के अंदर और वाकई नैब प्रोसीड करता है, बुलाए, लेकिन नोबडी इज अबव द लॉ। चले मैं लेट मी टेक इट टू मियां साहब, नोबडी इज अबव द लॉ। सवाल यही है मियां साहब, वो इश्यूज के ऊपर बात करें। अभी देखें अली नवाज अमान साहब ने इतनी जबरदस्त फिगर्स गिनवा दी, उन्होंने कहा पहले 8 महीनों में मुस्लिम लीग नून ने इतनी महंगाई की, पीपल्स पार्टी ने इतनी महंगाई की, डेट के अंदर छोड़ गए पूरे मुल्क को। आप मियां साहब ठीक है, एक अदालती मामला है, कल अदालत के अंदर लगी हुई है, रिहाई मिलेगी या बेल मिलेगी वहां से मिलेगी। आप इश्यूज पे बात करें, आप बात कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं मियां साहब की रिहाई के लिए, इस सब का क्या मकसद है मियां साहब? देखें मनीब, पहले तो बात यह है कि जहाँ तक तल्लक है महंगाई का, तो मैं कोई मुनसफ नहीं हूँ, अवाम मुनसफ हैं कि 8 माह में महंगाई किस हद तक हो गई और पिछले 5 सालों में या उससे पिछले 5 सालों में महंगाई का तनासब क्या था। दूसरी बात जो आज मुझे कहना है ख़ास तौर पर जो रैली से पहले, कि मुझे ये बताएं कि ब्लैकमेल किसे किया जाता है। ब्लैकमेल लोग करते हैं बाइख्तियार लोगों को, तो मुझे ये बताए कोई कि ये बाइख्तियार साहब हैं जिसको कोई ब्लैकमेल करेगा। ये तो खुद ब्लैकमेल करके इक़्तिदार में आए हैं और ब्लैकदारों में बैठे लोगों का नाम लेकर करते रहे, कोशिश कर रहे हैं सर, कोशिश। वो कहते हैं मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग चलेगी नहीं, ये उन्होंने कहा। लेकिन मनीब मेरी बात सुन लें, खुदारा बात यह है कि ये बेचारे तो अपनी मर्जी से बनी गाला से बाहर नहीं आ सकते, ये अपनी हुकूमत में बाइख्तियार नहीं है, इनको ब्लैकमेल कौन करेगा। और तीसरा ये है, बार बार ये रट इन्होंने लगाई हुई है कि जनाब एनआरओ। भाई साहब बात इतनी है कि एनआरओ माजी में अगर हुए हैं तो कोई ये तो बताए कि किससे हुए थे और उन्होंने किस हैसियत में किए थे, और आज एनआरओ ये देने की क्या पोजीशन में है जो खुद एनआरओ लेकर आए हैं मसूफ। तीसरी बात जो आप पूछना चाह रहे हैं, रैलियां, मनीब साहब बात यह है कि ये सियासी सजा है। नवाज शरीफ एक सियासी कैदी है, नवाज शरीफ इंतकाम का निशाना बने। उसकी मिसाल आप इस तरह ले लें कि आप ये देखें, पनामा में ऑफशोर कंपनी में 450 लोगों का नाम था, नवाज शरीफ का उसमें जिक्र तक भी नहीं था, मगर जिस तरह उलझा के, जिस तरह इन्वेस्टिगेट करके और जिस तरह ट्रायल करके उसको सजा दी गई, इसलिए ये हम कहते हैं कि आज मुझे कोई बताए कि 450 लोगों में से, सर मामला तो फिर भी अदालती 450 लोगों में से एक बंदे का भी ट्रायल हुआ हो। जहां तक आज की बात है तो मैं ये अर्ज कर दूं, हमें कल के हवाले से यकीन है, हमें उम्मीद है कि हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा, मगर माजी का तजर्बा कोई अच्छा नहीं है। माजी पे तो पीपल्स पार्टी कहते रही आपको ही मिला है रिलीफ, पीपल्स पार्टी को नहीं मिला। माजी में तो ये कहते रहे लोग, अब आपको माजी करीब नजर आ रहा है सर, आपको मियां साहब माजी करीब नजर आ रहा है सर। ना मनीब साहब, मुझे ये अर्ज करने का मौका दें। मैं कहता हूं कि हमारा बयानिया क्या था, हमारा बयानिया यही है ना कि अदारे अपनी हदूद में काम करें, अदारे जो हैं आजाद हों, अदारों को मजबूत किया जाए। तो हम किस तरह ये कह सकते हैं कि कोई अदारा हमारे लिए काम करे।
मेरे लिए कोई काम करे तब भी गलत है, आपके लिए करे अच्छा, तब भी गलत है। सर मियां साहब मैं ये नैरेटिव कहना बड़ा चाहता अजीब हूं- हो जाता है ना सर। मियां साहब मेरी यार सुन ले, मैं एक मिनट ब्रेक पे फिर आप पे दोबारा जवाब लूंगा। ये नैरेटिव बड़ा अजीब हो एक जाता है सेकंड। कि जी मुनीर जहांगीर साहब, तरीन एक को सेकंड। या अलीमा मुनीर खानम साहब, एक साहिबा को सेकंड, एनआरओ मुझे ये मिल जुमला गया। मुकम्मल करने दें। सर मुझे मेरी तो सुन लो। ये कहना है कि ये देखें, जुल्फकार अली भुट्टो को सजा हुई, उसके बाद ये कहा गया कि जना बड़ी ज्यादती हुई थी। नवाज शरीफ को 25 साल सजा त्यारा हाईजैकिंग केस में हुई, उसके बाद उनको क्या हुआ, ये सारी चीजें कौम के सामने हैं। आज अगर हमें कंसर्न है, आज अगर कौम बाहर निकली है तो इसलिए निकली है कि वो दूसरा लीडर गंवाना नहीं चाहती। ये आप देखें कि माजी में जुल्फकार अली भुट्टो को गंवाया जा चुका है, आज नवाज शरीफ को कौन गंवाने के लिए मेरा तैयार सवाल नहीं है। सिर्फ एक है, आप हुकूमत को लताड़िए जितना मर्जी लताड़ना है, पर जो आम आदमी, जो आपका वोटर भी है, पीटीआई का भी है, पीपल्स पार्टी का भी है, वो मांग रहा है रिलीफ। अली नवाज अवान साहब ने बात सीधी कर दी भाई, इन्होंने जो बुरा हालत की थी उसकी वजह से हम अभी तक रिलीफ नहीं दे पा रहे। मेरा सवाल ये है, सियासत कर रही है, हुकूमत अब भी ऑपोजिशन कर रही है। आप कह रहे हैं हुकूमत ऑपोजिशन कर रही है, मेरा सवाल अपनी जगह मौजूद है। जितना मर्जी कर लीजिए, अवाम ने तमाम लोगों को पार्लियामान के अंदर भेजा है मसाइल हल करने के लिए या रिलीफ देने के लिए। हुकूमत कह रही है हम अभी नहीं दे पाए क्योंकि पहले से बड़ा गर्क हुआ था। इस पर मजीद बात करते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। मियां साहब कोई कमेंट, मैं फिर अली नवाज खान साहब के पास जाना है। ये आपका नैरेटिव बड़ा अजीब हो जाता है जब आप कहते हैं अलीमा खानम साहिबा को एनआरओ दे दिया, जहांगीर तरीन साहब को दे दिया। अगर आप कानूनी लिहाज से देखें, अलीमा खान का टैक्स इवेजन का अगर उनका मामला था, सुप्रीम कोर्ट तक गया, जुर्माना अदा किया, बात खत्म। टैक्स इवेजन के ऊपर या असासे छुपाने के ऊपर इससे ज्यादा आपने किसी को और कौन सी सजा दिलवानी थी? जहांगीर तरीन साहब का इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला था, उस पर भी पेनल्टी हुई, ठीक है उन्होंने गलत काम किया होगा, उनके हुआ होगा, बट उसमें मजीद अब आपने क्या लेना है हुकूमत से? कितने लोगों को कौन सी सजा दिलवानी थी सर? मनीब साहब, आप इतने सादा नहीं हैं जितने आप सादा बनने की कोशिश कर रहे हैं। गुजारिश इतनी है कि आप ये देखें, आप ये देख लें कि मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि माजी दूर करीब में फैसले सियासी बुनियादों पर अच्छे नहीं आए। मैं ये आज कहता हूं दोबारा से कि हम तवक्को तो रखते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सियासत से बालातर होकर हमें इंसाफ मिलेगा, मगर जो आप सवाल कर रहे हैं, मुझे कोई ये आप बताएं कि क्या नवाज शरीफ के हवाले से, क्या बिलावल के हवाले से JIT जो बनती हैं, मुझे कोई ये बताए कि क्या अलीमा खान के हवाले से, क्या जहांगीर तरीन के हवाले से, क्या इमरान खान के हवाले से, परवेज खटक के हवाले से, परवेज लाई के हवाले से, जुल्फी बुखारी के हवाले से, रजाक दाऊद के हवाले से, किसी के हवाले से JIT बनी? और मुझे ये बताएं कि एक मॉडल टाउन के हवाले से JIT बनती है, दोबारा उस पर फिर एक JIT बन जाती है। भले हाई कोर्ट लाहौर जो है वो कहती है ये कानून में गुंजाइश नहीं है, मगर बन तो जाती है। इसी तरह मैं ये अर्ज करूंगा कि आप ये सुने कि मैं अगर डाका डालता हूं, मैं चोरी करता हूं, तो मैं आधे पैसे जो हैं वो मदरसे को या मस्जिद में दे देता हूं, तो क्या बाकी मेरा माल जो है वो पाक हो जाएगा? सर, इसी तरह आप ये देखें सर के मुल्क में कानून के मुताबिक ये जहांगीर, ये सबके माल जो हैं मासूम बनी गाला वाले खाते रहे, उनसे हिस्सा लेते रहे, और हिस्से के बाद आप मुझे ये बताएं सर ये क्या कौन एक्सेप्ट करेगा? ये आप रहे हैं सर, आपकी बात अपनी जगह। यार मैं आप ना करें मनीब साहब, आप ना करें, कौन तो देख रही है ना। मुझे ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल इन्होंने हुकूमत की, और मुझे ये बताएं कि एहतसाब कमीशन, इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में 1-2 काम इन्होंने किए। एक खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब कमीशन जिसका खुद बेड़ागर किया, और एक मेट्रो बस वहां बनाने के लिए जो अभी तक उनको रो रही है, खड्डे पड़े हुए हैं, कोई बंदा उधर जाने के लिए तैयार नहीं। खुदा का खौफ करें। अच्छा। इनका कोई नैब से तल्लक नहीं अच्छा, है। नहीं, चले ठीक है, ये जवाब हुकूमत से ले लेना। जवाब हुकूमत से ले लेते हैं ना, अपोजिशन को लताड़े। चले देखें, वो लताड़ने से अगर आपको ये लगता है कि वो हुकूमत नैब के साथ मिली हुई है, इसका जवाब अली नवाज खान साहब देंगे। अली भाई, क्यों नहीं आप ये तासुर जाहिर कर पा रहे कि आपका नहीं ताल्लुक नैब से? वो बार बार आपके खाते में क्यों ये बात पड़ जाती है? अच्छा चले, मैं तो लतीफ़ भाई को थोड़ा पानी पीने जज्बाती हो गए। आप सवाल कर रहे थे इकॉनमी पे, वो दूसरी तरफ चले गए। लोग भी ये कहते हैं आप हमारी महंगाई की आवाज़ क्यों नहीं उठाते? वो कहते हैं कि खैर चले छोड़ें। अभी IRI सर्वे आया और आपने देख लिया कि उसमें हुकूमत लोगों की क्या राय है, इलेक्शंस के बारे में क्या राय है।
कितने पसंद इमरान खान साहब को कितने पसंदीदा शख्सियत का वजीर आजम का कहा गया, चलो उसको भी छोड़ देते हैं। अभी नाज कह रही थी, मैं ये बात मानता हूँ कि जावेद लतीफ़ साहब ये बात कर सकते हैं फवाद के बारे में, नाज नहीं कर सकती ये बात जो उन्होंने फवाद चौधरी के बारे में बात की है। जावेद जमात ज्वाइन नहीं की है, मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं हुकूमत की लालच में, वजारत की लालच में पार्टी छोड़ के नहीं गई हूँ। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन मी एंड फवाद। नाज पर्सनल नहीं होनी नो, दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। देखिए मैं गलत कह रहा हूँ ना, फवाद चौधरी मुशर्रफ के दौर में वजीर बनने उधर पहुंचे, हर बार में वजारत के लिए गए ना। नाज मैं गलत कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लेना, अपने टाइम पे कह दीजिएगा मैं गलत बात कर रहा हूँ। फिर नजरिया ये कहते हैं हमारा है कि कभी कहते हैं वोटर को इज्जत दो, कभी कुछ कहते हैं, शहबाज शरीफ कुछ कहते हैं, हमजा शहबाज शरीफ कुछ कहते हैं, मरियम बीबी कुछ कह रही हैं। हमारा कोई देखें कोई बात कर रहा है नून लीग इस वक्त किसी चीज के बारे में, और ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, मुझे बताएं आजकल 45A है कानून का, और 45A इजाजत देता है इमरान खान साहब को कि वो सदर मुल्क को लिख दें और इनकी सजा माफ हो जाएगी, जो इनकी कैद है वो माफ हो जाएगी, जो इनकी कन्विक्शन है वो वार रहेगी। तो आपको समझ आनी चाहिए ना बातें कि क्यों खामोश हैं, क्यों नहीं बोल रहे, सिर्फ यही चीज लेके चल रहे हैं। मैं उनकी बीमारी पे बात नहीं करना चाहता, वो अच्छी बात है, हमने उनको पूरी ऑफर की है, उनको अच्छा इलाज मिलना चाहिए। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ से डॉक्टर अवेलेबल होने चाहिए उनको होने चाहिए। वहाँ एक कार्डिक यूनिट खड़ा है, 3 डॉक्टर उनके सर पे हैं। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं है, कल ये अदालत में जा रहे हैं, जो भी रूलिंग आएगी हमें वो एक्सेप्टेबल होगी। उसके बाद हम तो कह रहे हैं आए प्लेटफॉर्म यूज करें, पार्लियामेंट का आए यूज करें, प्लेटफॉर्म करें, मार्च जिस तरह आप जो अभी बात करें, आप दामड़ा का भी चलाइएगा मैसेज, खुर्शीद शाह साहब का भी चलाइएगा मैसेज, और फिर नाज बलोच का भी चाहिएगा। तीनों के डिफरेंट वर्जन है अपनी मार्च के बारे में, अपने तीनों डिफरेंट वर्जन है। हम तो खुश हैं, हम तो खुश हैं, हम तो कह रहे हैं कि अच्छा बाहर निकले, हम तो खुश हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है, बैठे रहे, क्या प्रॉब्लम क्या है? अच्छा नाज पे लेट मी स्पीक, नाजिब शो खराब हो जाएगा ना। आप पीटीआई में रही हैं, बड़ी अच्छी स्पोक्स पर्सन थी हमारी, और मैं कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ अभी भी कुछ होगा। विल स्टिल एडमायर यू, आप सही बात करती हैं, बड़ी अच्छी बात करती हैं। तो मेरी बात सुन लें, उसके बाद आप बोलिएगा, मैं तो बिल्कुल आप दोनों के बीच में। अच्छा मेरी सवाल सुन लें। हमारा वर्जन है कि एक तरफ मुहिम क्या चल रही है पाकिस्तान में, एक तरफ ये मुहिम चल रही है कि हमारा जो केसेस है नैब में माशाल्लाह वो उसमें मुकमुका होना चाहिए, दूसरी तरफ भी यही केसेस चल रहे हैं, यही खत्म होना चाहिए। देखिए नवाज शरीफ साहब की 2 तरह के केसेस हैं, एक ऐसा उनका जो उनका सेहत से रिलेटेड है, हम उसमें कोई सियासत नहीं करना चाहते, स्ट्रेट अवे हम जो फैसिलिटी वो मांगेंगे और हमें खुशी होगी वो पाकिस्तान के अस्पतालों में इलाज कराएंगे, लोगों का ट्रस्ट बहाल होगा। अली भाई एक बात बताइए, दूसरा केस मुनीब भाई जी। जो मेरिट पे बनता है वो हाई कोर्ट से वापस ले लिया गया है, वो हाई कोर्ट से वापस ले लिया गया है, अभी वो चैलेंज नहीं हुआ, वो उन्होंने मान लिया है कि इनकी जो सजाएं हुई वो ठीक हुई हैं। देखिए वो सुप्रीम कोर्ट में सजा मुअत्तली के हवाले से जो अब मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में, लेट द कोर्ट डिसाइड, हम उस तरफ नहीं जाते। मेरा सवाल बुनियादी तौर पे ये है, ऑपोजिशन अगर इश्यूज की बात नहीं करती, लेकिन ये बहुत सारी बातें अब आपने गिनाई, बहुत सारी बातें ऐसी मौजूद हैं, सारी बात है लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन आप कहते हैं पहले से बड़ा गर्क हुआ था नहीं मिला वगैरह। अगर आप सियासी साइड की बात करते हैं, हम अच्छी न्यूज दे रहे हैं, चले आप कह रहे हैं अभी तो सर पिछले 3 महीनों में, सर बात ये ना अभी तो बात ये है कि 10% अक्टूबर में प्राइस हाइक हो गई, टैरिफ इंक्रीज हो गया बिजली का, जनवरी में भी हुआ, फरवरी में भी हुआ, लोगों को उसका इफेक्ट आ रहा है, लोग परेशान होंगे। गैस प्राइसेस के अंदर इंक्रीज हुई, लोगों के उसके ऊपर बाय 2.36 पर यूनिट हुआ है। सर मेरी अर्ज सुने, ठीक है सर, बेशक किसी को भी हो, आवाम को कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होता है ना सर, आवाम को कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होता है ना, कभी भी प्राइस हाइक को अप्रिशिएट नहीं कर सकता। हाँ, कोई उसको प्राइस हाइक को अप्रिशिएट नहीं कर सकता, इन्फ्लेशन को अप्रिशिएट कोई नहीं करता। बट मेरा सवाल आप अगर इजाजत दें, सही बात सर, मैं 1 मिनट मियां साहब, मैं अली भाई से सिर्फ एक बात सवाल पूछ लूं। मैंने आपसे भी यही कहा था, मैंने सबसे कहा, आप प्राइम मिनिस्टर बार बार ये बात जब रिपीट करते हैं, वो कहते हैं मुझ पे दबाव डाला जा रहा है। उन पर दबाव डलता है एग्जैक्टली किस तरह है, कैसे वो महसूस करते हैं? वो दबाव में आते नहीं, उन्होंने कहा है, पर दबाव कैसे डाला जाता है? कोई ट्वीट कर देता है, कोई बयान दे देता है, दबाव कैसे डाला जाता है वज़ीर आज़म पे? मुनीब भाई मैं अभी बता देता हूँ, इंडिया में इलेक्शन हो रहा है और बयान आता है कि आपने प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया है जिन रहनुमाओं को कालदम तंजीमों के, अगर इसलिए लिया गया है कि आप ना लेते तो इंडियन जहाज आके उनको मार देते। उसके बाद जो तकरीर की जाती है वो सारे का सारा जो नैरेटिव है वो मोदी का है।
बॉर्डर हमारा एस्केलेशन हुई है, हमारी टेंशन चल रही है। अब मई में उनके इलेक्शंस हैं, उनका आपको पता है निगरान हुकूमत नहीं आती है, वही सिटिंग गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है। और हम क्या कह रहे हैं, फैटफ में नैप जो हमें ग्रे लिस्ट में रखा गया है, 2014 में नैप होता है, सारी जमातें उसको साइन करती हैं, उसमें क्या बात करती हैं कि हमने पब्लिकेशन रोकनी है। बट आपको लगता है ये वो बातें हैं जिनसे वज़ीर-ए-आज़म पे दबाव डाला जा रहा है? और ठीक है, पिछले 5 साल कुछ नहीं होता। बट ठीक है, मसला ये कि उधर मोदी का इलेक्शन है और उसकी कैंपेन पाकिस्तान में चलाई जा रही है। इसको लॉजिकली कैसे जोड़ेंगे आप नाज बलोच साहबा? मुनीब, आई वांट टू रिस्पॉन्ड ऑन दिस। पहली बात तो मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ अली नवाज अवान साहब से और तमाम उन लोगों से कि खुदारा गद्दारी के सर्टिफिकेट देना छोड़ दें, गद्दारी के सर्टिफिकेट देना छोड़ दें, क्योंकि अगर हमने पुरानी वीडियो क्लिप्स चलाई तो आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। 3 साल पहले आपकी पार्टी की लीडरशिप क्या क्या स्टेटमेंट्स खुल्लम खुल्ला कहती थी, तब आपने नहीं सोचा कि आप क्या कह रहे हैं। आज मुझे ये बताइए कि जिनके नाना ने आईने पाकिस्तान दिया 1973 का, जिसने फांसी कबूल कर दी लेकिन उसने एक आमिर के सामने सर नहीं झुकाया, जिसकी वालदा ने जमहूरियत की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दी, उसके बेटे को आप कहते हैं कि वो उसके बेटे को आप गद्दारी के सर्टिफिकेट दे रहे हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये ज्यादती है। अगर आप नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर सियासी जमातों को साथ बिठाने से गुरेज करेंगे तो डेफिनेटली फिर क्या प्लेटफॉर्म बचेगा? अपने व्यूज पे आके लोग देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म आप कहती है मिलते नहीं है, ठीक है। मुनीब, मैं बिकॉज सी दिस इज नॉट फेयर। आप इस वक्त सिचुएशन देखें, इस वक्त हालत यह है कि नैब की जो एक एटीट्यूड है जिसकी वजह से असद मुनीर साहब खत लिखकर सुसाइड कर देते हैं और उसके बाद वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से इल्तिजा करते हैं कि नैब का जो रवैया है उसको तब्दील किया जाए। आज नैब जो है वही इन्वेस्टिगेशन कर रही है उन्हीं असद मुनीर का जिन्होंने नैब की वजह से मेरा सवाल वही है, नैब का रवैया गलत है, बट हाउ डू यू रिलेट इट विद द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का तो कोई ताल्लुक नहीं है उससे। लेकिन मियां साहब, मुनीब आई जस्ट वांट टू से दिस कि खुदारा ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट्स हैं ये देना बंद कर। नहीं वो कोई भी नहीं है, कोई अलाउड नहीं है, कोई अलाउड नहीं है जी किसी भी जगह पर के किसी को गद्दार कहे, नॉट एट ऑल। ये बिल्कुल किसी को कहना भी नहीं चाहिए, किसी को ये कहना भी नहीं चाहिए। मैं मियां साहब के पास जाना चाहूंगा। आज से 2 साल पहले खुद इनकी पार्टी की लीडरशिप क्या क्या, देखिए वो बहुत सी स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो कि वो हम ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं चला सकते। मैं आई एम श्योर अली नवाज अवान साहब को भी इस बात का इल्म है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नहीं चलाई जा सकती कि जी वो मोदी के साथ है। अब आप पीपल्स पार्टी पे ये इल्जाम लगा रहे हैं, ना करें ऐसी बातें। चले ठीक है वो वैसे बिलावल साहब ने भी कहा है। अब देखिए मैं लेट्स नॉट गो बैक टू द हिस्ट्री, बट फैक्ट रिमेंस के बहुत सी बातें जनाब इमरान खान की ऐसी है जो हम नहीं चला सकते। मियां साहब सवाल वही है, आपके मामलात सियासी हैं, इनको हुकूमत से कैसे रिलेट कर पाएंगे सर? सिंध के केसेस उठा के मैं जरा मियां साहब को भी टाइम दे दूं, वफाक में लगा रहे हैं। अच्छा, तो फिर अगर यही रवैया है तो फिर बीआरटी के ऊपर बिलियन ट्री सुनामी के केसेस भी लगाएं सिंध में। आप चले ठीक है, आप ले जाएं, आप कह दी कि वहां इंसाफ नहीं हो सकता, नैब के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में ये इनको सिंध में लगा दिया जाए, उन्हीं को आप जेआईटी में मेंबर बना रहे हैं। चले ठीक है, ऐसी चीजें आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना करें, इससे ना पिछड़ों को फायदा हुआ ना आपको। अच्छा चले ठीक है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वो कहते हैं हमने नहीं किया, केसेस मियां साहब के दौर में बने। मियां साहब, मियां जावेद लतीफ साहब आप फरमाइएगा कैसे रिलेट कर पाएंगे आप सियासी मामलात को हुकूमत से, जो कि जिन केसेस का सामना है मियां साहब को? देखें बात यह है कि सियासी केसेस जो बनते हैं सियासतदान उनको फेस करते हैं और माजी में भी हमने किए, आज भी कर रहे हैं। जहाँ तक तल्लक है कि मौजूदा हुकूमत का कि किस कानून के तहत बाहर भेजा जाए, यहाँ इलाज करवाया जाए, कोई कहता है पानी ज़्यादा पिएं, कोई कहता है जनाब अंडे ना खाएं, मतलब खुदा का खौफ करें, इनको मरना याद नहीं है। ये छोटे भाई हैं अली जो बात कर रहे हैं, लेकिन खुदा के लिए आप लोगों को इंसानियत का कोई एहसास ही नहीं है इस बात का कि कोई बात मुंह उठा के करता है, कोई दूसरी कर देता है। मगर मैं एक बात कहूँ, जो अली ने एक बात की है ना, मुझे उससे ज़्यादा तकलीफ़ है। वो ये है कि आप मुझे कोई ये बता दे, जो बिलावल भुट्टो ने बात की उसका जवाब तो नाज दें या बिलावल भुट्टो दें, वो किस पैराए में उन्होंने बात की। मैं ये कहता हूँ कि मुझे कोई ये बता दे कि इमरान खान ने किस हैसियत में ये बात की कि माजी की हुकूमतें जो हैं कलदन तंजीमों पर बैन करती, उन पर एक्शन लेती
तो आज मुझे ये करना ना पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि आप इतराफ कर रहे हैं कि जो दुश्मन हम पर इल्जाम लगा रहा है वो दुरुस्त है। और माजी में जब आप अपोजिशन में थे उस वक्त भी आप यही बातें करते थे। आप मुझे ये बताएं कि ना उस वक्त को नोटिस किया गया ना आज नोटिस किया गया। अगर नवाज शरीफ 4 साल पहले ये बात करें कि दबाव आज नहीं है हम पे, हमें अपने घर को दुरुस्त करना है, तो उस पर तो गद्दारी का इल्जाम लग जाए, उस पर तो इंडियन नवाज होने का इल्जाम लग जाए। और आप अपोजिशन में भी हो तो वो बात कर लें, आप प्राइम मिनिस्टर हो तो तब भी वही बात कर लें, आपको कोई नोटिस करने वाला नहीं है। मनीब आपके प्रोग्राम में शायद मैंने एक दफा कहा था कि मुझे आज गिला है, मुझे आज इतराज है बतौर पाकिस्तानी के ये कि अगर पाकिस्तान में कलदम तंजीमों, इंतहा पसंद तंजीमों पर बैन होता है तो आज का प्राइम मिनिस्टर ये बात क्यों नहीं करता कि इंडिया में जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं, इंडिया में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, उन पर भी बैन होना चाहिए, तब हम एक्शन लेंगे। खुदा का खौफ करें आप बात करते हैं जनाब बड़े पाकिस्तानी होने की और दबाव में सारा कुछ एक्शन कर रहे हैं आप। ये सारा कुछ आप दबाव में कर रहे हैं। और नवाज शरीफ ने दबाव के बगैर ये कहा था कि आप अपने घर को दुरुस्त करें। बट बात ये है वो क्या हमने गलत किया था? देखिए मेरी यार सुन लें कि कम से कम जो भारत के अंदर हो रहा है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर क्यों किसी को डिफेंड करेंगे? वो तो कहेंगे कि वहां पर माइनॉरिटीज के साथ जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, जो कुछ होता रहा है वो गलत हुआ है। तो फिर मुझे ये बात करें ना, फिर यकतरफा एक्शन लेने की जरूरत क्या थी? फिर दुनिया को ये कहना चाहिए था कि जनाब हमें तो आप इल्जाम देते हैं चीन के सफारत खाने पर किसने हमला किया है, क्यों ये कहा नहीं गया? और आपकी सफारती तन्हाई का आलम ये है, आपकी खारजा पॉलिसी का आलम ये है कि पाकिस्तान पर हमला हुआ, किसी ने मजम्मत नहीं की। अच्छा चले इसके ऊपर सर तफसील से हम बात कर लेंगे, बिकॉज अब मुझे प्रोग्राम साहब कलभूषण का नाम तो ले दें। चले अब हमें इसको यहाँ पर कंक्लूड करना है। प्रोग्राम के अंदर मैं तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे। मियाँ नवाज शरीफ क्या कल उनकी हवाले से एक अहम दिन है, क्या तिब्बी बुनियादों पर मियाँ नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बेल मिल सकती है? क्योंकि नैब का कानून एक स्पेशल लॉ है, कानून क्या कहता है, इसमें गुंजाइश कितनी है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। और साथ रहिएगा। कल एक अहम दिन है मियाँ नवाज शरीफ के लिए। उनकी जो बेल प्ली है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने है, कल उसकी सुनवाई होगी। मियाँ नवाज शरीफ ने सज़ा मुअत्तली के हवाले से दरख्वास्त दायर कर रखी है। उस वक्त जब उनकी ये अपील खारिज कर दी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया और कल नोटिस जारी हुए थे पहली समात पर। कल बेल प्ली है, अब देखना है उसमें क्या हो सकता है, लेकिन कानूनी पोजीशन क्या है ये जानने के लिए हम चलते हैं राजा आबिर अब्बास साहब की तरफ, जो कि साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल है नैब के। राय साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो राय साहब ये बताइए कि रिसेंटली मियाँ नवाज शरीफ की जब एवनफील्ड मामलात के अंदर नैब ने अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त भी बड़ा डिटेल्ड सुप्रीम कोर्ट ने एवेल्यूएट किया था। नैब का कानून एक स्पेशल कानून है और आप भी मुझसे बेहतर समझते हैं कि उसके अंदर गुंजाइश कितनी है कितनी नहीं है, लेकिन तिब्बी बुनियादों पर हिस्ट्री क्या कहती है? प्रेसिडेंट्स कितने मौजूद हैं आपकी नज़र में कि तिब्बी बुनियादों पर बेल ग्रांट हो जाती है या हुई है माजी के अंदर? मुनीब, कल जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि एक अहम दिन है मियाँ नवाज शरीफ के लिए, मैं समझता हूँ ये जो क्रिमिनल बेल की जो जूरिस्प्रूडेंस है उसके लिए भी इंतहाई अहम होगा, क्योंकि एक जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो रही है। और आपके इल्म में है कि जो एवनफील्ड की जजमेंट आई थी उस जजमेंट में उन्होंने ले डाउन कर दिए कि वो पैरामीटर्स के अगर मेरिट्स पे बेल होनी है तो वो तो हो ही नहीं सकती, अगर बेल होनी है तो वो सिर्फ हार्डशिप के केसेस में होनी चाहिए। अब कल जो बेल लगी हुई है यहाँ पे वो बेल है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक डिस्क्रिशन यूज की थी और वो इस नतीजे पे पहुंची थी कि बेल नहीं ग्रांट करनी। कोई ऐसी आज की तारीख में सिचुएशन नहीं है कि मियाँ साहब को खुदा न खास्ता कोई ऐसी ट्रीटमेंट जो कि पाकिस्तान के अस्पतालों में नहीं मुयस्सर। तो उसी एवनफील्ड के केस में उन्होंने कहा था कि जब एक कोर्ट हाई कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन यूज करती है, चाहे वो बेल ग्रांट करती है या रिफ्यूज करती है, तो नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करती।
तो अब वो वाली जजमेंट भी रास्ते में आएगी कि क्या जो हाई कोर्ट ने अपनी डिस्क्रिप्शन यूज की थी वो दुरुस्त यूज की थी। नंबर 2, उसमें देखना ये है, अब जो पॉइंट है कि आया वो जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो कहीं पे ये बात सजेस्ट करती हैं कि मियां साहब को खुदा न खास्ता कोई ऐसा मर्ज है कि जिसके लिए उन्हें बैरून मुल्क ट्रैवल करना ज़रूरी है, क्योंकि अब ये पॉइंट लास्ट पेशी पे क्लियर हो गया था कि उनकी जो बेल है वो यही चाह रहे हैं कि हमने बैरून मुल्क जाना है, यहाँ पे किसी डॉक्टर से इलाज का तो उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता। अब अदालत ने ये देखनी है कि एक शख्स जो कि कन्विक्टेड है, वो अभी तक अंडर ट्रायल प्रिजनर नहीं है, कन्विक्ट हो चुके हैं, सजा है, तो क्या उसको उसकी मर्जी के मुताबिक उसके मुल्क और उसके चॉइस का डॉक्टर देना कहीं जेल मैन्यूल्स में डिस्क्राइब है? क्योंकि जेल मैन्यूल्स में है कि अगर किसी शख्स को कोई बीमारी है तो ये उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट है कि उससे बेहतरीन तिब्बी सहूलतें मुयस्सर की जाएं। और उसमें होता यह है कि हमने भी पिछले 25-30 साल में देखा है कि आपको फौरन से पेशतर एक प्रॉपर जो उसका हॉस्पिटल होता है डायग्नोज्ड, अब इनके केस में है इनको आर्ज़ाए कल्ब है, तो अगर हार्ट के हम देखेंगे तो 3-4 पाकिस्तान में बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स है, ठीक हो गया, क्या उनको वहां ले जाया जाए और उनकी ट्रीटमेंट हो। अदरवाइज मुझे कोई एक ऐसी नज़ीर नहीं मिल रही एक भी कि जिसमें किसी कन्विक्ट को बेल दी गई हो और ये इजाज़त दी गई हो कि जी ठीक है आप इंग्लैंड चले जाएं या आप अमेरिका चले जाएं। ठीक, यानी कि दो मामलात हैं कि बेल का मिलना, सजा मुअत्तली होना, बेल मिलना, दूसरा ये कि बाहर जाने की इजाज़त देना। ये दोनों मामलात आपके नज़दीक कल इनका कल अहम दिन है, इस हवाले से इस पर फैसला जो भी सुप्रीम कोर्ट करेगी। ठीक हो गया। एक और बहुत अहम मामला है राय साहब, वो आप नैब के अंदर रहे हैं, नैब का जो बिहेवियर है या इवन आईओज का जो बिहेवियर है उसको भी आपने बड़े करीब से देखा होगा। नैब की कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी के ऊपर भी सवाल उठाए जाते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर साहब ने खुदकुशी की और नैब की तरफ से कहा जाता है कि मुबैना खुदकुशी थी। उनकी फैमिली ने, असद मुनीर साहब की फैमिली ने ये कंफर्म किया कि खुदकुशी थी और एक सुसाइड लेटर कहा जाए, एक डेथ नोट कहा जाए जो उन्होंने लिखा और एड्रेस किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उनके नोटिस में भी आ गया। अब सवाल ये है कि चेयरमैन नैब की तरफ से आज ये एलामिया जारी हुआ है नैब की तरफ से कि चेयरमैन नैब ने इस मामले की वो खुद तफ्तीश करेंगे, लेकिन जो बात समझ नहीं आती कि जो चार्जशीट है या जो इल्ज़ाम है नैब के बिहेवियर के ऊपर, वो तो नैब इन क्वेश्चन खुद है, तो चेयरमैन नैब खुद उसकी इंक्वायरी करेंगे तो वो कितनी शफाफ इंक्वायरी होगी? देखिए, दो चीज़ें हैं। अब अगर नैब को एज ए महकमा आप लें तो आपने दुरुस्त पॉइंट आउट किया कि यहाँ पे प्रेशराइज किया जाता रहा है, आईओज वगैरह ऐसे मिसबिहेव भी करते रहे। बल्कि मुझे तो याद है एक केस में इवन नैब के एक बहुत कॉम्पिटेंट आईओ थे, वो खुद इतने प्रेशर में आ गए थे कि उन्होंने, कामरान नाम था, खुद सुसाइड कमिट कर लिया था। लेकिन अब इस केस में चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो भी ले लिया है, अभी मेरे इल्म में नहीं कि उन्होंने नैब से कोई रिपोर्ट मांगी है या नहीं मांगी, लेकिन चेयरमैन नैब जिसको हम कहते हैं नोबडी कैन बी अ जज इन हिज ओन कॉज, एग्जैक्टली, तो ये इंक्वायरी ठीक है, वो अपने जो महकमे की हद तक तो डिटर्मिन कर सकते हैं क्योंकि उनका राइट है कि आया उनका आईओस या उनकी जो मुतलका रीजन है या वहाँ पे जो डीजी हैं उन्होंने कोई इतना प्रेशर डाला हुआ था कि वो सुसाइड करने पे, कमिट करने पे वो मजबूर हो गए। और नंबर 2 ये भी देखना है कि आया वो जो सुसाइडल नोट है उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, वो किस कंप्यूटर से टाइप हुआ, कितने बजे टाइप हुआ, कहाँ से वो शवाहिद इकट्ठे हुए। एंड नंबर 2 वाई इन दिस केस पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, क्योंकि मेरा बीइंग ए क्रिमिनल लॉयर ये हमारा तजर्बा है कि बहुत से सुसाइडल केसेस जो होते हैं उसमें पॉइजनिंग के बहुत चांसेस होते हैं, उसमें कोई वजह ऐसी होती है कि लोग बताने से कासिर हो जाते हैं कि जी वो कहते हैं ठीक है। तो इसको प्रोब होना बड़ी डिटेल में मस्ट है और नैब इटसेल्फ अगर इसकी सिर्फ वही तफ्तीश करेंगे तो फिर शायद वो तमाम फैक्ट सामने उभर के ना आ सके जो मुख्तलिफ पहलुओं से देखे जा सकते हैं। यानी किसी तीसरे इदारे को इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अगर क्रिमिनल बुनियादों पर करनी है जिनका जिक्र आपने किया तो वो भी शायद कोई तीसरा इदारा करे। और नैब के कॉन्डक्ट के हवाले से भी चेयरमैन नैब शायद खुद मौजूद शख्सियत नहीं है कि वो अपने ही कॉज के अंदर, अपने ही महकमे के, अपने ही रीजन को एवेल्यूएट करें उनकी कि क्या उनकी तरफ से इतनी हॉस्टिलिटी थी कि एक शख्स ने खुदकुशी कर ली और खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। राय साहब बहुत शुक्रिया, आपने इस मामले पर हमें क्लैरिटी दी। आज का प्रोग्राम आपने इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।